हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। एज यू ऑल नो, जेई मेंस के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अब तो नज़दीकी आ चुके हैं। ठीक है, यू विल फाइंड कि हम लोगों ने पहले इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि मैथ्स फॉर्मूले रिवीजन और सारे कंसेप्ट के साथ अगर तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सर्च कर रहे हो तो वो ऑलरेडी डन है। एक बार उसको अच्छे से वॉच कर लो, काफ़ी कुछ कंप्लीटेड है विथ नोट्स। अब इसके नोट्स जो मिलते हैं वो टेलीग्राम चैनल में तुम्हें मिलते हैं। ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल t.me/LuckyJethani इसमें हम लोग जो कर रहे होंगे वो कंप्लीट अलजबरा इसमें कर रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट भी इसमें कवर्ड रहेगा ये, है ना, ताकि तुम्हारे लिए कल के एग्ज़ाम में, कल से एग्ज़ाम जब से स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेशन बिल्कुल धमाकेदार है। बिफोर स्टार्टिंग एक बार लाइक हो जाए, और चैनल में पहली बार आए थे तो डेफिनेटली जो है एक लाल बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग एनीथिंग तो तुम्हारे पास वो पहुंच जाइए। ठीक है, बाकी तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हो गया या तुम्हारे पास निंजा टेक्निक के जो तुम्हारे नोट्स हो गए वो सब टेलीग्राम में आते हैं। तो डू ज्वाइन इन आउट। टेलीग्राम की लिंक तुम्हें दिख रही होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, t.me/LuckyJethani। चलिए स्टार्ट करते हैं धमाकेदार पढ़ने के साथ। सबसे पहला पार्ट आएगा, इसमें हर एक टॉपिक अपन मैक्सिमम कर रहे होंगे इसमें ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आ जाता है कि देखो बेसिक पार्ट आता है ना, हर एक चीज़ बता देता हूँ मैं। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स आ जाता है, तो अल्फा प्लस बीटा जो आ जाता है वो -b/a आ जाता है। अल्फा इंटू बीटा जो आ जाता है वो c/a आ जाता है। तो इतना तो बेसिक चीज़ें पता होंगी कि सम ऑफ द रूट्स क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आता है, ये है ना। जैसे कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके से लिखी जाती है, ax² + bx + c आ जाती है। अब इसमें जो a कहलाता है वो हमारे लिए एक लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। जो भी a वाला पार्ट होगा वो हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट होना चाहिए। यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 बन गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये लीनियर बन जाएगा। और c जो कहलाता है वो एक एब्सोल्यूट टर्म ऑफ द ट्राइनोमियल कहलाता है। एब्सोल्यूट टर्म कहलाता है ये, और ये क्या कहलाता है, लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। ये दो टर्म्स याद रखना। ये मेन चीज़ है कि इसके रूट्स वगैरह के बारे में ध्यान रखना, जो कि अभी मैं बता रहा था कि ax² + bx + c = 0, है ना, जो तुमने 10th 11th में पढ़े होंगे। जो अल्फा की वैल्यू आती है दैट इज -b ± √b² - 4ac/2a, है ना, अल्फा कॉमा बीटा के बराबर। सम ऑफ द रूट जो आ जाते हैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाती है -b/a, और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूँ तो ये c/a आ जाती है। करेक्ट, ये पार्ट हो गया ये। ऐसे ही हमारे पास वो क्यूबिकली भी आ जाता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये है ना। तो ये सारा कुछ कवर करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसको ग्राफिकली। सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा, b² - 4ac जो हमारा चीज़ हो जाता है उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट इन नथिंग बट b² - 4ac। ये हमारे नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बताता है। नेचर ऑफ द रूट्स मतलब अगर d > 0 है तब हमारे पास वो रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाते हैं, है ना। नेचर ऑफ द रूट्स रियल एंड द डिस्टिंक्ट हो गए। इसके बाद अगर d = 0 है तब तो ये रियल भी आते हैं और एक इक्वल नेचर के भी आते हैं ये। ठीक है, दूसरा हो गया d < 0, तब उस केस में ये इमेजिनरी वाले सेक्शन में चले जाते हैं। और इमेजिनरी वाले हमेशा जब भी आते हैं तो ये पेयर में आते हैं। पेयर मीन से मतलब एक रूट अगर मान लो अल्फा प्लस आइटा भी है तो दूसरा पक्का ये कॉन्जुगेट पेयर में होगा ये, है ना। कभी कभी रूट लिखे होंगे 2 + 3 आइटा, तो ऑटोमेटिक वो 2 - 3 आइटा आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अब ये पार्ट तुम्हें क्लियर होना चाहिए। दूसरा बात करते हैं इसके ग्राफ्स की। तो इसके 6 टाइप के इसके ग्राफ हो जाते हैं, है ना, ये पता होगा 6 टाइप के इसके ग्राफ आते हैं। ए और डी पे डिपेंड करते हैं। अगर ए पॉजिटिव है मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अपवर्ड्स ओपनिंग आएगी, अपवर्ड्स ओपनिंग आएगी। देखोगे सारे ये तीनों ग्राफ जो दिख रहे हैं तुम्हें, तीनों ये ऊपर की तरफ खुल रहे हैं ये। और उसके बाद अगर तुम यहाँ पे देखोगे a < 0 के केस में ये तीनों, तो उसमें तुम देखोगे ये डाउनवर्ड्स की तरफ खुल रहा है। बाकी d के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि d जो कहलाएगा वो एक नेचर ऑफ द रूट्स को रिप्रेजेंट करेगा। d > 0 पे रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब तुम देख सकते हो दोनों डिफरेंट आएंगे, जैसे 2 3 हो गया, 3 4 हो गया। ठीक है, अब इसमें d = 0 वाला पार्ट आ गया, ये वाला केस आ गया d > 0। यहाँ पे जो fx हो जाता है, अगर मैं फंक्शन की बात करूँ fx की, तो वो हमेशा > 0 है। ये काफ़ी काम का रहता है। कई बार क्या होता है कि fx > 0 आ गया, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तब हम d < 0 लगाते हैं। उसमें a वगैरह की भी कंडीशन देखनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे तुम देखो अगर fx < 0 है तब भी d < 0 आ रही है। बट मैक्सिमम केसेस में तुम पाओगे कि fx > 0 आ जाते हैं, तब हम d < 0 करते हैं। कई बार ऐसे तुमने सवाल पाए होंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ये। ठीक है, तो ये इसके 6 ग्राफ हो जाते हैं, तुम देख सकते हो। ये जो पॉइंट होता है, ये जो लोएस्ट पॉइंट दैट इज -b/2a, -d/4a, है ना। ये भी सेम, ये सारे -b/2a, -d/4a, ये भी सारे जितने दिख रहे हैं ये जो क्रिटिकल पॉइंट जो जहाँ पे मूविंग हो रहा है ये बस पॉइंट में, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा तो -b/2a, 0 के बराबर ही है। तो ये कोऑर्डिनेट्स ध्यान रखना, इसका कर्व्स ध्यान रखना, कई बार काम में आ जाते हैं। रूट्स के बारे में तो ध्यान रखना ही है ना। ये नेचर के बारे में मैंने बता ही दिया कि d > 0 होगा तो रूट्स रियल होंगे, है ना, इसके बारे में बता ही दिया।
डी इज इक्वल टू जीरो, कोइंसिडेंट मतलब सेम हो गया, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और नो रियल रूट्स, है ना। एक चीज़ और तुम्हें वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि अगर एक रूट अगर ए प्लस रूट बी में आ रहा है तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा, ए माइनस रूट बी में आ जाएगा ये, है ना। प्रोवाइडेड इसमें एक कंडीशन होती है कि रूट शुड बी है रेशनल, है ना, रेशनल होंगे। देखो कोफिशिएंट ऑफ दिस आर द रेशनल देन द रूट्स आर द रेशनल इफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर ये। तो ये हमारे रैशनल वाले पार्ट होने चाहिए, तभी अपने पास ये कह पाएंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ना ए बी सी शुड बिलोंग्स टू अ रैशनल, रैशनल होनी चाहिए, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम नहीं कह सकते ये, ठीक है। जैसे कि मान लो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे आ गया 2 रूट 3, ठीक है, ऐसे करके आ गया। अब इसके अगर तुम रूट्स निकालने बैठोगे इसके, तो एक रूट आ जाएगा -2, एक आ जाएगा -√3, तो कहाँ फुलफिल किया, नहीं फुलफिल किया ना। इसलिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि ए बी सी बिलोंग्स टू एन क्यू। जो कॉन्जुगेट वाला है ए प्लस आइटा भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है ये, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इससे भी सवाल कभी कभी कैची हो जाता है ये, है ना, समझ रहे हो। तो ये दिख गया तो तुम ये समझ जाना ये। बाकी मैंने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 कम में लिखनी है तो ये तो तुम्हें पता होगा, 10th लेवल में ही पढ़े होगे। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा एंड द प्रोडक्ट, है ना। तो ये रिलेशन बिटवीन रूट एंड द कोएफिशिएंट। अब इसमें ना कंडीशन फॉर द कॉमन रूट आती है, तो इसमें ना 2 टाइप के कॉमन रूट होते हैं, या तो सिंगल कॉमन रूट होगा, या तो सिंगल कॉमन रूट होगा, मतलब एक कॉमन रूट है, या फिर हमारे पास क्या आते हैं, दोनों के दोनों कॉमन रूट्स हैं ये। जब ये दोनों के दोनों कॉमन रूट्स हो जाते हैं ना, तो मैक्सिमम केसेस में क्या हो जाता है ना कि ये इमेजिनरी वाले ही टाइप के आते हैं, ये इमेजिनरी टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। वैसे इससे कम ही आते हैं क्योंकि डायरेक्टली बच्चे को पता होता है, क्योंकि इसमें तो कंडीशन सीधे यही लगानी होती है ना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, क्योंकि ये तो वो वाली कंडीशन लग जाती है, वो इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन वाली, है ना। पहले वाला कंडीशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहीं से मेन सवाल उठते हैं हमारे कॉमन रूट वाले, ये जो ये कॉमन रूट वाले वो वाली कंडीशन से कुछ ज़्यादा रूट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो कॉमन रूट की कंडीशंस तुम्हें ध्यान रखनी है ये, a1x² प्लस b1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फिर a2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस b2 इंटू एक्स प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान कैसे रखोगे, जैसे मान लो तुम्हें कंडीशन लिखनी है, सबसे पहले दूर वाले ये देखो a1 और c2 दूर वाले दोस्त, a1 c2 माइनस a2 c1, दूर दोस्त वाले ना, दूर वाले दोस्तें हैं, है ना। ये थोड़ा डिफरेंट दूर वाले दोस्ती हो गई है, ऐसे पास वाली दोस्ती है, ये पास वाली दोस्ती है, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। फिर ये पास वाली दोस्ती है, तो ये आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। अच्छा दोस्ती हो गई, दोस्ती कंप्लीटेड। दिस इज द कंडीशन फॉर द कॉमन रूट। वरना फिर ये जो कंडीशन अल्फा स्क्वायर टाइप का भी ऐसा भी तुम लिख सकते हो, इससे तुम्हें ईजी जाएगा, दूर की दोस्ती पास की दोस्ती, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये पास वाला रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस तरीके से जिसमें तुम्हें बेस्ट लगे तुम्हें उस तरीके से ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसमें ना मेनली लोकेशन वाले पार्ट आ जाते हैं, तो लोकेशंस पे कंडीशंस पे डिपेंड कर जाता है। मैं क्यूबिक के बारे में बता देता हूँ, जैसे क्यूबिक वाला पार्ट हो गया, ax का क्यूब हो गया, bx का स्क्वायर हो गया, प्लस ex प्लस t इज इक्वल टू 0। अगर मैं समेशन ऑफ अल्फा की बात करूँ तो यहाँ पे माइनस b/e आ जाता है। प्रोडक्ट ऑफ द 2 रूट्स के बारे में बात करूँ तो c/e आ जाता है, और अगर 3 वाले प्रोडक्ट ऑफ अल्फा वो क्या आ जाता है, -d/e, प्लस माइनस इस तरीके से चलता है। ये सवाल तो आते ही हैं, मेनली इसमें सवाल जो देखे जाते हैं वो न्यूटन वाले सवाल देखे जाते हैं, है ना। न्यूटन्स वाले मेथड के कई सारे सवाल देखे जाते हैं, है ना, वो वाले टाइप के, जिसमें कि Sn तुम्हें गिवन होता है, ध्यान करो कई बार आ चुके हैं ये ऐसे सवाल भी बनने कराए हैं। Sn तुम्हें गिवन होता है अल्फा की पावर n, बीटा की पावर n, ठीक है। जैसे मान लो ये इक्वेशन गिवन है x² माइनस 6x प्लस 10 2 इज इक्वल टू 0, ये फिर तुमसे वैल्यू पूछ लेता है a10 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2a8 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 3a9 विल बी इक्वलेंट ऑफ, इस टाइप की, है ना। ऐसे सवाल तुमने देखे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं ये, ठीक है। तो ये सब सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो क्या करना है, बस तुम्हें सीधे रखना होता है। जैसे इक्वेशन तुम्हें गिवन है x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये पूरी कंडीशन को हमारी सेटिस्फाई करता है। जैसे a2 a3, जैसे ऐसे मान लो a4 a3 और a2, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तुम 4 3 2 में ही रिलेशन आ सकते हो। तुम बोल 4 3 1 तो हो नहीं आ पाएगा, है ना। 10 9 8 ऐसे करके a10 माइनस 6a9 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2a8 इज इक्वल टू 0, ये जहाँ से तुम वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि आंसर 2 आ जाएगा। अब तुम्हें मान लो 100 में चाहिए, तो a100 माइनस 6a99 प्लस 2a98 इज इक्वल टू 0, ये समझ रहे हो। इस तरीके से तुम्हें ये आते हैं, तो ये सवाल थोड़े से इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं। बाकी सम ऑफ द रूट्स से तो चलो
कंडीशन फॉर द कॉमन रूट तो हो ही गई। इससे भी सवाल काफ़ी सारे कैची आ जाते हैं, जिसमें कि कभी कभी प्रोग्रेशन के साथ मिला के आ जाता है ये, है ना। तो ये सब सवाल सारे ध्यान रखना, है ना। और बाकी तुम्हारे पास जो भी लोकेशन वाले पार्ट आएंगे वो सब तो ट्रैकिंग से होंगे। ये ट्रैकिंग मतलब जैसे मान लो उसमें कंडीशन गिवन होगी, एक बार अल्फा पॉजिटिव है, बीटा लेस देन 0 है ये, या दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तब क्या कंडीशन आएगी, है ना। 2 रूट्स आर पॉजिटिव तब यह क्या कंडीशन आएगी, जब दोनों रूट्स जो हैं तुम्हारे निगेटिव हो गए, एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट निगेटिव है तब क्या कंडीशन आएगी। एक वैल्यू है के जो कि दोनों रूट से बड़ी है, जैसे मान लो ये कंडीशन आ गई कि दोनों रूट से बड़ी है, एक अल्फा और बीटा है और के उसका क्वांटिटी है जो इससे छोटा है ये, तो ये डिपेंड करती कंडीशन के, तो ये ड्रॉ करके ही होता है ये, है ना। क्योंकि तुम इसमें रट्टे नहीं मार सकते, इसमें कोई फॉर्मुलेज नहीं है कोई प्रॉपरली ना, कि फॉर्मुले यहाँ लिखवाए जाते हैं नो डाउट क्लासेस में, बट तुम्हारे लिए कोई फॉर्मुले नहीं कि इसको रटो। जैसे के पे कंडीशन होती है कि अल्फा और बीटा पे लाई करेगा, है ना। रिकॉल आ रहा होगा, तुमने पढ़ाई की होगी तो अच्छे से, ये अल्फा और बीटा हो गया तो के यहाँ पे हो गया ये, या फिर K1 K2 पे कंडीशन आ जाती है। तो ये कई सारी कंडीशन होती है, बेस्ड अपॉन द क्वेश्चन हमें वो सॉल्व करनी पड़ती है। ये हो सकता है कंडीशन कोई डिफरेंट भी आ जाइए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा ये क्वाड्रेटिक वाला पार्ट जो फॉर्मुले बेस्ड होते हैं वो सारे कंप्लीटेड है, जो कंसेप्ट आते हैं। अब बारी आती है प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन में मेनली तुम देखोगे यहाँ पे ना मेथड ऑफ डिफरेंस से काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं। काफ़ी सवाल जो आ जाते हैं वो मेथड ऑफ डिफरेंस से ही सवाल आ जाते हैं मेनली, जो सीरीज बेस्ड जाते हैं, जैसे हम कहते हैं VN मेथड, उससे मोस्टली सवाल तुम देखोगे। देखो सवाल तो ऐसा तो नहीं है कि AP GP से भी नहीं आता, बिल्कुल आता है, AP से भी आते हैं, GP से भी आते हैं, फिर HP से भी आता है। HP से थोड़े कम देखे जाते हैं, AGP से सवाल हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे AM हो गया, GM हो गया, HM हो गया, उसकी इनइक्वलिटी हो गई। तो ये सब टाइप की चीज़ें यहाँ पे कवर की जाती है, खास करके प्रोग्रेशन वाले पार्ट में। मेनली हो जाता है AP वाला पार्ट हो जाता है, सबसे पहला पार्ट इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही आता है ना, सबसे पहला पार्ट। अब इसमें जो हो जाता है कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो है कि डिफरेंसेस वो कांस्टेंट होता है। तो पहला टर्म जैसे मान लो A उठाते हैं, फिर A + D उठाते हैं, उसके बाद A + 2D आ जाता है, उसके बाद सो ऑन यहाँ पे आ जाएगा A + n-1 × D आ जाता है ये, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है ना। कोई पूछे लास्ट टर्म क्या है, दैट इज A + n-1 × D के बराबर, ये Tn हमारा लास्ट टर्म, जैसे हम लास्ट टर्म या जनरल टर्म तुम कह सकते हो। Tn या तो An = आ जाएगा A + n-1 × D। यहाँ पे A क्या कहलाता है, ये 10th लेवल में तुमने पढ़ा होगा, फर्स्ट टर्म कहलाता है। n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, तो n जो कहलाता है नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। फिर उसके बाद D जो आ जाता है वो एक कॉमन डिफरेंस की तरह हो जाता है, तो D जो हो गया एक कॉमन डिफरेंस की तरह हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है कि n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, ये हो गया। एक चीज़ ये कि इसमें ना एक प्रॉपर्टी होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें कि अगर तुम देखोगे फर्स्ट और लास्ट को ऐड करते हैं, जैसे T1 + Tn = T2 + Tn - 1 = T3 + Tn - 2 एंड सो ऑन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करें, जैसे कि ऐड करके देखो इसको और इसके पहले वाले को, सेकंड और सेकंड लास्ट को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सीन हो जाता है, इनको ऐड करना, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो मेक श्योर ये प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, फर्स्ट और लास्ट वाली, सेकंड और सेकंड लास्ट वाली। कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंसेस जो आ जाते हैं वो कांस्टेंट से हो जाते हैं, ये चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है ये। अब जैसे मान लो कि हमें फर्स्ट जो है हमारे कंसेक्यूटिव टर्म्स को ऐड करना, ये इस वाले पार्ट में तो आएंगे अपन, फर्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म्स को ऐड करना, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स को ऐड करना, दैट मीन समेशन ऑफ n की वैल्यू तुमसे पूछता है 1 से लेके n तक, तो ये क्या आ जाता है n + 1/2, है ना। फिर अगर मान लो कि इवन नेचुरल नंबर बोलता है, जैसे मान लो इसकी वैल्यू पूछ रहा है 1, 3, 5 से लेके 2n - 1, तो ये सम वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, उससे क्या आ जाएगा n² के बराबर आ जाएगा। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखने में थोड़ा ईजी चली जाती है, नहीं तो बार बार तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि मान लो तुमसे पूछा 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो यहाँ पे 5 टर्म से दिख रहा है, तो ये 5² आ जाएगा, ये कहना चाह रहा हूँ ये, ठीक है। अगर इवन वाले निकालने हैं तो फिर उसके टोटल में से माइनस कर दो, तो वही पार्ट आ जाएगा, ये n + 1/2 माइनस ऑफ n² की तरह, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये, तो मेक श्योर ये जरूर ध्यान रखना ये वाला पार्ट, है ना। और ये वैसे तो तुम इवन नेचुरल नंबर जो है तुम्हारे पास, इसमें से 2 निकाल के भी बाहर भी कर सकते हो ना। जैसे मान लो तुमसे पूछा 2 + 4 + 6 से लेके 2n तक, तो तुम 2 कॉमन ले लोगे, तो ये 1 से लेके आ जाएगा, तो n + 1/2 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी n × n + 1, ये देख सकते हो, इससे भी आ जाएगा तुम्हारे पास। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें तो मेन चीज़ है कि ऑड नेचुरल नंबर और नॉन नेचुरल नंबर को ध्यान रखना कि n + 1/2 हो जाती है, बहुत ही काम का होता है। डायरेक्टली तो नहीं आएगा इससे सवाल, इनडायरेक्टली सवाल कई सारे आ जाते हैं ये, ठीक है। तो ये हो गया AP वाला पार्ट। GP में देखोगे कॉमन रेशियो सा मेंटेन होता है, सारे टर्म्स के बीच में कॉमन रेशियो सा,
मतलब फर्स्ट टर्म ए है तो दूसरा ए आर आ जाएगा, फिर ए आर स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए आर का क्यूब आ जाएगा। अगर हम लास्ट टर्म की बात करेंगे तो ए आर की पावर n माइनस वन, मतलब अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूंगा टी एन या ए एन तो ये क्या आ जाएगा, ए आर की पावर n माइनस वन आ जाएगा। समझ रहे हो, वहाँ पे a प्लस n माइनस वन भी आता है। r जो आता है वो कॉमन रेशियो सा होता है, r की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सम निपट जाएंगे बेचारे, है ना, ये तो है ही है ना। और मैं अगर इसमें सम की बात करूँ तो सम क्या आता है, सम आता है भाई साहब a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। गजब कर दिए ये, ठीक है। यहाँ पे n क्या कहला रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, r क्या कहलाएगा तुम्हारा कॉमन रेशियो, a क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म। इसी में अगर मैं इन्फानाइट वाला केस ले लेता हूँ तो वो क्या आ जाता है, a अपॉन वन माइनस आर। बस यहाँ पे ना कंडीशन होती है। अच्छा क्या कंडीशन सर, n की वैल्यू शुड बी है इन्फिनिटी, r की वैल्यू शुड बी है माइनस वन टू वन, तभी होता है। ऐसा नहीं कभी भी r की वैल्यू टू हो गई तब भी, r की वैल्यू ध्यान रखना, इससे सवाल भी आया जेई में अगर तुमने बनाया होगा कि r की वैल्यू शुड बी है माइनस वन टू वन, n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इन्फिनिटी। तो इससे क्या हो जाएगा, s इन्फिनिटी आ जाएगा a इंटू वन माइनस आर। अब अगर इस केस में देखोगे, जैसे मान लो मैं इसको G1 बोलता हूँ, A1 बोलता हूँ, इसके इसे A2 बोलता हूँ और AN, तो अगर तुम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे वहाँ पे था ऐड, तो A1 और AN को तुम मल्टीप्लाई करोगे, A2 और AN माइनस वन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्रॉपर्टी सेम आ जाएगी। समझो, जैसे वहाँ पे प्लस वाला पार्ट था, यहाँ पे एक प्रोडक्ट वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ऐसे इन्फिनिटी क्या आएगा, ये क्या आएगा। अब देखो HP वाला पार्ट पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि HP जो आ जाता है वो रिवर्स ऑफ AP आ जाता है। तो HP के लिए कोई खास फॉर्मूला नहीं है अपने पास, HP इज़ द रिवर्स ऑफ AP। तो कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसको टर्म्स को रिवर्स करके फिर उसमें फॉर्मूले AP वाले लगते हैं, तो वहाँ पे ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं। दूसरा अगर मैं बात करूँ AGP वाले के लिए, AGP मतलब हो गई अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक को मिला के, ठीक है। तो इसके तुम्हें टर्म्स दिख रहे होंगे। अब इसके बाद जो आएंगे वो सम ही पूछेगा तुमसे यहाँ पे वो नहीं पूछेगा कि बता T5 बता दो, T4, वो सब नहीं पूछता है। वो सब तब था जब जैसे मान लो APGP HP था, AGP या मिसलिनियस सीरीज हो गई VN वगैरह, उसमें तुम्हें सम ही पूछता है ना। तो सम पूछेगा, इसका फॉर्मूला होता है बड़ा सा, अब उसको याद रखोगे तो पागल हो जाओगे। देखो कैसे तुम्हें निकालना होता है, A प्लस डी इंटू आर, और अगर लास्ट टर्म इसका ट्रैक करोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर की पावर n माइनस वन। जब भी इसका क्वेश्चन आए तो मेक श्योर क्या करोगे, सबसे पहला एक ही काम होगा, इसको जनरल तरीके से सॉल्व करो, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है। तो हमेशा क्या करोगे, इसको r से मल्टीप्लाई करोगे और एक एक टर्म से शिफ्ट कर दोगे। ये जैसे इसको r से मल्टीप्लाई किया, सभी को इसको भी r से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद तुम क्या करोगे, शिफ्ट कर दोगे। शिफ्ट कर दिया ना एक एक टर्म को, फिर उसके बाद माइनस कर दोगे। इसको इक्वेशन 1 मान के, इसको इक्वेशन 2 मान के माइनस कर दोगे, तो ये आ जाएगा s माइनस एस ऑफ r। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस यहाँ पे आ जाएगा d इंटू आर, फिर आ जाएगा d इंटू आर का स्क्वायर। तो ये कहानी कहाँ पे खत्म होगी, यहाँ पे खत्म होगी। तो ये आ जाएगा डी आर की पावर n माइनस वन माइनस साइन के साथ। ये टर्म तो बच जाएगा बेचारा, क्योंकि भाई ये वाला टर्म तो इधर खिसक गया ना, तो एक टर्म बच जाएगा ना इसका। तो ये आ जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये आ जाएगा r की पावर n। इसके बाद यहाँ पे भी एक प्रॉपर फिर से GP बन जाती है। तुम देखोगे s इंटू वन माइनस आर, यह आ जाएगा a प्लस डी इंटू, अब पहला टर्म तो r है तो r इंटू वन माइनस आर की पावर n माइनस वन अपॉन वन माइनस आर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस वन है, माइनस साइन के साथ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर आ जाएगा r की पावर n। फिर इसके बाद क्या करना, वन माइनस आर से डिवाइड करना, एक भौकाल सा फॉर्मूला आ जाएगा, G1 भौकाल हो जाएगा पूरा ये, a अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर अपॉन वन माइनस आर का स्क्वायर। गजब कर दिए सर, इसको रट लें। अरे रट लोगे तो बहुत ही जीवन हासिल कर लिया तुमने, इसको तुमने जो है मेडिकल वाले जीवन हासिल कर लिया। फिर ये माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर, कई लोग इसको रट भी लेते हैं, हो जाता है इजीली। a इंटू वन माइनस आर प्लस डी आर अपॉन वन माइनस आर का स्क्वायर, वन माइनस आर की पावर n माइनस वन, माइनस साइन के साथ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू पावर n इंटू वन माइनस आर। पहचानेंगे कैसे, तुम्हें खुद दिखेगा ना, जैसे कि AP में दिख रहा है और कॉमन रेशियो भी दिख रहा है, मतलब AGP की सीरीज है। इसमें ना इन्फानाइट वाला याद रख सकते हो। इन्फानाइट वाले में क्या हो जाता है, जैसे इन्फानाइट वाला आ गया तो बस तुम्हें यही याद रखना है, a अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर अपॉन वन माइनस आर का स्क्वायर। ये थोड़ा आसान पड़ता है ये इन्फानाइट वाला, तो ये याद रख सकते हो, बहुत ही बढ़िया। r की वैल्यू इज माइनस वन टू वन, n की वैल्यू चपक से इन्फिनिटी, तो चपक गई। समझ रहे हो, इस तरीके से तुम ध्यान रख सकते हो। बाकी समेशन ऑफ नेचुरल नंबर तो बच्चा अब जान चुके हैं सर, पैदा हुए थे 11th में तभी अपन जान गए थे। समेशन ऑफ n स्क्वायर एन एन प्लस वन बाई टू, ओ सॉरी समेशन ऑफ एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, समेशन ऑफ n क्यूब इज एन एन प्लस वन बाई टू का होल का स्क्वायर, जिसे हम कहेंगे अपने पास
समेशन ऑफ एन का स्क्वायर, करेक्ट। तो ये तीन चीज़ें तुम्हें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी ताकि आगे के लिए बात बनेगी, ठीक है। अब इसमें तुम क्या क्या चीज़ें वी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि वी वाले किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सर वी एन बता रहे थे, अब क्या था ये, मान लो उल्टे लटक गए या सीधे वाले आ गए। पहले ये 1 इंटू 2 2 इंटू 3 से लेके आ गया n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, इस टाइप के सवाल आ गए। या 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 इस टाइप के सवाल आ गए, ठीक है, ऐसे करके आ गया 1 इंटू 2 2 इंटू 3 एंड सो ऑन n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 इस टाइप के सवाल आ गए। तो जब भी ऐसे टाइप के सवाल आ गए या उल्टे वाले लिखे हुए सवाल आ गए, उल्टे मतलब ऐसे करके आ गया 1 इंटू 2 2 इंटू 3 से लेके लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस 1, तो इसको ना वी के मेथड से ही सॉल्व किया जाता है। ये आ गया, ऐसे 3 भी आ सकते हैं, 4 भी। तो सबसे पहला टास्क क्या होगा, इसका जनरल टर्म लिखना। जनरल टर्म लास्ट टर्म पकड़ के, जनरल टर्म उसी को कहते हैं, तो लास्ट टर्म पकड़ के टी आर इज इक्वल टू, जैसे फर्स्ट वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ आर इंटू आर प्लस 1 आ गया। तो इसको ऐसे बेहतरीन तरीके से पहले सजा ली गई, आर इज इक्वल टू 1 टू एन आर इंटू आर प्लस 1, ये ठीक है। अब क्या है ना कि जैसे मान लो तुम्हारा ऊपर वाले हैं, तो इसमें क्या होता है, तुम पहले देखो इनका डिफरेंस क्या चल रहा है, 1 का चल रहा है, गजब कर दिया। अब इसके बाद क्या आता है, ये आर प्लस 1 के बाद आर प्लस 2 आता है। अच्छा, आर के पहले क्या आता है, आर माइनस 1 आता है। एडजस्ट करना है जीवन, ये एडजस्ट, और इसको एक्स्ट्रा में क्या करेंगे 1/3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो देखोगे गजब सा सीन बन जाएगा। देखो भी 1/3 समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 टू एन। अब देखो गजब बात बन चुकी है, आर इंटू आर प्लस 1 आर प्लस 2 गजब, माइनस ऑफ आर इंटू आर प्लस 1 आर माइनस 1। बस अब ऐसे ले आया तो बंदे को तुमने निपटा दिया। जैसे ही तुम देखोगे ये बंदा ना, अगर ये वी एन है, इसका नाम अगर वी एन बोलते हैं, तो भाई साहब उसका नाम वी एन माइनस 1 है। ये देख लो, जैसे यहाँ पे आर है, अगर तुम आर माइनस 1 रखोगे ये बंदा बैठा, यहाँ पे आर माइनस 1 रखो बंदा बैठा, आर प्लस 2 को बंदे रखे हुए, देखो आ गया। सब कैंसिल होने के बाद माइनस तुम ले आया, खेल खत्म, खेल खत्म। मतलब अब बस तुम्हें यहाँ पे एन डालना है, यहाँ पे 1 डालना और जीवन समाप्त कर देना है इसका। जीवन समाप्त, तो 1 डालते ही वहाँ पे 0 बन जाएगा, और जीवन यहाँ पे देखो फटाफट यहाँ पे आ चुका है, n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। समझ लो। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, जैसे इसका आंसर आ चुका है हमारे पास n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। जैसे मान लो यहाँ पे दो लोग आ रहे हैं, तो नीचे 3 आ रहा है, 3 लोग आएंगे, बिट ऑब्वियस 4 आएगा, है ना। तुम अपने एंड से देखो, ट्राई करना, ये 1/4 आ जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 2 और n प्लस 3 आ जाएगा। एक ज़्यादा यहाँ से बढ़ा दिया, ट्रिक हो गई। 4 हो गए, 5 आ जाएंगे, 6 हो गए, 7 हो जाएंगे। नहीं, इसमें भी बता देते हैं क्या करना है। इसमें क्या होता है, जनरल टर्म तो फिर से बनाना अपने को, काम ही अपना जनरल टर्म बनाने का। यहाँ पे 1/r इंटू आर प्लस 1 ऐसा आ गया। अब ऊपर में डिफरेंस सा बनाया जाता है, गजब व्यक्तिगत को ऊपर का डिफरेंस, नीचे वालों को चपका के डिफरेंस, r प्लस 1 माइनस आर। अच्छा, उसके बाद सर इंडिविजुअल चपकाएंगे इसको, हाँ चपका इसको, r इज इक्वल टू 1 टू n, ये आ जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस 1। बस खत्म कर दिया अब तुमने। माइनस लाने के बाद समझ लो सब खत्म हो गया, 1 यहाँ पे डालो, n डालो, बस खत्म करो। 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, तो सर आंसर आ गया n अपॉन n प्लस 1। ये देख रहे हो, इस तरीके से। तो अगर डिफरेंस वाला नीचे वाला है तो इस तरीके से आओगे, ऊपर वाला है तो बंदा हमने बता दिया, रेडी करना एक मार्केट में। ये तो इस तरीके से ये AP आता है, GP आता है, या फिर AM GM। तो आई थिंक यू नो कि AM GM में क्या हो जाता है, AM वाले पार्ट में अगर 2 नंबर्स हैं तो AM जो हो जाता है वो A प्लस B/2 हो जाता है। ज्योमेट्रिकल मीन है तभी आ जाता है √AB, है ना। हार्मोनिक मीन है तो ये उल्टे लटक जाते हैं बस, ये 2/1/A प्लस 1/B। और उसके बाद क्या जाता है, AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये हमेशा वैलिडिटी होती है, प्रोवाइडेड A एंड B शुड बी अ पॉजिटिव, है ना। तो ये पॉजिटिव नंबर होने चाहिए तभी है। 3 हो गए, 3 के लिए भी लग जाएगा, 10 के लिए लग जाएगा, 100 के लिए लग जाएगा। तो सब 10 के लिए कैसे लगेगा, मान लो 100 के लिए आ गया तो x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाई n, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है x1 से लेके xn की पावर 1/n, गजब। यहाँ पे आ गया n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/xn। बस यही, इतना ईजी है ये, बताइए। इतना इजी तो हम पहले ही बना लेते हैं, हाँ ना। तो ये थिंग क्लियर है तुम्हारे पास। लेट्स मूविंग आउट टू द मैट्रिसेस पार्ट। अब मैट्रिसेस में क्या हो जाता है ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होती हैं, वो सब तुम्हें पता होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, क्योंकि बेसिक पार्ट है ये। AP GP वाला पार्ट तो अपन ने कर ही लिया, अलजेब्रा वाले पार्ट में आते हैं, ठीक है। अब तुम देखोगे यहाँ पे ना एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, बचपन का काम है ये। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, एडिटिव इन्वर्स हो गया। ये बेसिक्स पार्ट है, इतना तो आना चाहिए ना। NCERT की फर्स्ट लाइन में ये सब लिखा हुआ है। कुछ डिफरेंस अपन देख लेते हैं। सबसे पहले एक वर्ड तुम्हें मिलेगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स।
ट्रेस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, आजकल इसके काफ़ी सवाल बन रहे हैं। तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाता है? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान रखना, ये आजकल बहुत ही सिस्टम चल रहा है इसका। ये सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? 2x2 हो गई, 3x3 हो गई, 4x4 हो गई, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज, प्रिंसिपल डायगोनल वो भी, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है ABCDEF और GHI, तो इसका ट्रेस क्या आ जाएगा? A+E+I के बराबर, बस। तो ट्रेस को भैया इसको रिप्रेजेंट करते हैं TR से, छोटा TR, ट्रेस ऑफ A हो गया, ट्रेस ऑफ B हो गया, इस तरीके से। एक आध प्रॉपर्टी भी होती है, जीवन निपटा लो इसको भी। ट्रेस ऑफ A + -B अलग कर लो, इसके जीवन को अलग कर दो, प्लस माइनस ट्रेस ऑफ B, ठीक है। और अगर K से मल्टीप्लाई किया तब क्या हो जाएगा सर? बाहर हो जाएगा इसका जीवन, बाहर K टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ A, बस। ये जीवन थोड़ा सा याद रखना। ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज आजकल बहुत चल रहा, ट्रेंडिंग में चल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है अपने पास जो है मैट्रिसेस होती हैं अलग से, जो NCERT के अलावा तुम्हें ये सब नहीं मिलती हैं। सबसे पहला आता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी निलपोटेंट जब A की पावर P की वैल्यू O के बराबर आ जाए। O मतलब तुम्हारा हो गया जीरो मैट्रिक्स हो गया, P इज़ द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, है ना। जब भी A की पावर 3 आ गया, A की पावर 4 आ गया, तो उसे हम निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। फिर आता है इनवोलेंट्री मैट्रिक्स। इनवोलेंट्री मैट्रिक्स में A² शुड बी इक्वल टू I के बराबर। ये थोड़े ध्यान रखने पड़ेगा, थोड़े नया टाइप का नहीं, तो ये थोड़े ध्यान रखने पड़ेगा। फिर हो गया आइडेम्पोटोन मैट्रिक्स। सर ये कहा यार, सब बहुत ही खतरनाक वर्ड्स हैं यार। A² शुड बी इज इक्वल टू A के बराबर, ये वहाँ पे A² शुड बी इक्वल टू I, यहाँ पे क्या आ जाता है? A² इज इक्वल टू A के बराबर। अब दूसरी बात कर देते हैं ट्रांसपोज। अच्छा सर ये सुने तो कहीं ट्रांसपोज ऐसा हो जाता है कि बस सबसे पहली चीज़ ये होती है, इसको A की पावर D से रिप्रेजेंट करते हैं। रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है यहाँ पे ABC, इसका तुम्हें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ट्रांसपोज आ गया, बस इतना तो बताओ, इतना तो हमें आता ही था सर। तो बस हो गया, और क्या आता है तुम्हें? बहुत कुछ आता है। अब इसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज लिख लो ज़बरदस्त तरीके से। A+B- ट्रांसपोज, तो ये आ जाता है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। सब मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम होती है, ये लो मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम होती थी, यही तो रिवर्सल ला। AB की पावर ट्रांसपोज इज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, यही तो गजब बात है ना। यहीं पे गेम हो जाता है, यहाँ पे A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज लगा, खत्म खेल वहीं पे, ठीक है। तो ये थोड़ी प्रॉपर्टी है जो कि तुम्हें ध्यान रखनी है। K वे से मल्टीप्लाई करोगे तो बेचारा बाहर ही आ जाता है ये। इसी में कुछ पार्ट में ट्रांसपोज में ना अंदर में 3-4 और आ जाते हैं बेचारे दोस्त इसके, खास करके सिमेट्रिक स्क्यू। सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कहते हैं जिसमें कि A शुड बी इक्वल टू A ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं? A शुड बी इक्वल टू -A ट्रांसपोज। और स्क्यू सिमेट्रिक केस में जब भी ऑड स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी, ऑड मतलब 3x3 हो गई या 5x5 हो गई, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है? 0 आ जाती है। उसमें हम जैसे इवन वाली कैटेगरी में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट यहाँ पे हमेशा 0 आएगा ही। जैसे कि ये एग्जाम्पल देख सकते हो, है ना। तो A शुड बी इक्वल टू -A ट्रांसपोज, ये वैल्यू तो हमेशा 0 ही आती है इसके डायगोनल के। ये बस इसको ये देखो, ये माइनस चिपका दिया, ये उसको माइनस चिपका दिया, C को माइनस चिपका दिया, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या आना चाहिए? A शुड बी इक्वल टू A ट्रांसपोज। और कोई भी मैट्रिसेस अगर A है, कोई भी मैट्रिक्स है अगर A है, तो उसको ना हम लोग सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये NCERT का ये हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज, गजब, हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब इसको अगर एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिकल प्लस स्क्यू सिमेट्रिकल, तो ये पार्ट से सवाल कई बार देखा गया, ये NCERT में भी है और प्लस JEE में भी 4-5 बार देखा गया। अब आती है ऑर्थोगोनल की मैट्रिसेस। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी हो जाती है? जिसमें कि A × A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I के बराबर। I क्या होता है सर? I भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो जब ये आ गया, ये होल्ड कर गया, इसका मतलब क्या आ जाएगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएगा ये, है ना। तो ये वेरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पढ़ जाते हैं, इससे कई बार तुमने सवाल देखे होंगे, तो इसलिए पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ये। फिर आता है एडजॉइंट। एडजॉइंट बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एडजॉइंट क्या जाता है? को फैक्टर से बनने वाला मैट्रिसेस और उसका ट्रांसपोज। अच्छा, ये चीज़ है, ये को फैक्टर से बनने वाला मैट्रिसेस और फिर उसके बाद ट्रांसपोज। मैं 2x2 की तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ। जैसे मान लो ABCD है, सर इसका को फैक्टर निकालना सिखा दीजिए ट्रिक लगा के। तो ट्रिक लगा के तुम्हारे पास ये एडजॉइंट ऑफ A बता देते हैं। ट्रिक लगा के डायगोनल वालों को पलट दो और इसमें क्या करो? नेगेटिव लगाओ, बस ख़त्म कर दिया एडजॉइंट ऑफ A। डायगोनल वालों को पलट दिए और जो बाकी जो बचे हैं सेकेंडरी वाले, सेकेंडरी है ना, तो उसमें नेगेटिव लगा दिया एडजॉइंट ऑफ A ऐसे।
वरना को पैटर्न निकालोगे तब तक तो जेई खत्म हो जाएगा ना, इसी तरीके से ही। बाकी उसमें तो तुम नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, वहाँ पे भी आता है काट के और चीज़ें हैं, ठीक है, उतना ही टाइम पड़ता है जितना तुम्हारा काट पाट के होता ही है ना, इसका भी ट्रैकिंग होती है। एडजॉइन की ना मेन प्रॉपर्टीज़ गेम खेलती हैं, जीवन इसका प्रॉपर्टी पे ही है, खास करके ये 3 प्रॉपर्टीज़ दिख रही है ज़बरदस्त तरीके से। कौन सी दिख रही है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, प्रॉपर्टी पूरा गेम है, जीवन यहीं पे पूरा गेम चल रहा है इनका। ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई एन, यहीं से फिर ए इनवर्स निकल के आ जाता है। ए इनवर्स क्या आ जाता है? एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ऑफ ए, है ना। इनवर्स तभी आता है, ध्यान रखना, जब तुम्हारे पास मॉड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, जिसे हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तब उस केस में हमारे पास इनवर्स काफ़ी आराम से आ जाएगा, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ऑफ ए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और डिटरमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो यार बहुत ही याद रखना, डिटरमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मॉड ए की पावर n-1। n क्या है? ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है ये सब चीज़ें देखो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? तो एडजॉइंट ऑफ ए इज मॉड ए की पावर n-2 इंटू ए, बस खत्म। बताओ, डिटरमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इज मॉड ए की पावर n-1 का स्क्वायर। ये सब सारी चीज़ें ना ध्यान रखनी है, यही तो मेन गेम खेलता है वहाँ पे ना, और फिर वहीं तुम गेम में निपट जाते हो। ये भी ध्यान रख सकते हो, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, और ए इन्वर्स का अगर तुम्हें मॉड निकालना है तो ये उल्टा भी लटका सकते हो, 1 बाई मॉड ऑफ ए, ठीक है। और ए बी का इन्वर्स इज नथिंग बट बी इन्वर्स ए इन्वर्स, जैसे अपन ने देखा था किस में, बताओ किस में? एडजॉइंट वाले केस में। सेम यहाँ पे भी जीवन यही निपटता है, ठीक है। ए इन्वर्स ध्यान रखना, एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ऑफ ए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आते हैं ना, इसमें वो वाला पार्ट आता है मैट्रिसेस में, खास करके ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे हम अपन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट कहते हैं। इसमें ना 3 पार्ट में अपना डिवाइड हो जाता है, 3 पार्ट। एक हो जाता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन, एक हो जाता है नो कुछ भी नहीं है भाई साहब के पास, एक होता है बहुत सारे सॉल्यूशन पड़े हैं जीवन में इसकी, है ना। ये 3x3 के लिए हो गया, 2x2 के लिए हो गया, सभी के लिए जीवन इसका निपटता ही है, ठीक है। अब चीज़ें आ जाती है अपने पास कि कंसिस्टेंसी सॉल्यूशन किसे कहते हैं। यूनिक सॉल्यूशन को भी कंसिस्टेंट कहते हैं, और जो अपना इन्फाइनाइट लिखा है इसको भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। नो बेचारा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, ध्यान रखने वाली बात है ये, नो बेचारा जो हो जाता है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, यूनिक और इन्फाइनाइट कंसिस्टेंट हो जाता है ये। अब कंडीशन याद रखिएगा, सबसे पहली चीज़ याद जाती है कि जैसे मान लो ये लिखा हुआ है ax इज इक्वल टू बी के बराबर, हमारा जो भी टाइप होगा वो इस टाइप का होगा। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इज इक्वल टू 0, पहले ये चेक करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इज इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तब तो ये सीधे सीधे अपना किस केस में चले जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? जैसे मान लो, अब देख लो, सबसे पहला केस आएगा मॉड ए। हाँ, पहले तो डिटरमिनेंट चेक करना है, मॉड ए। जब मॉड ए नॉट इज इक्वल टू 0 आया, मॉड ए, तब उस केस में अपने पास क्या आ जाएगा? एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन प्लस कंसिस्टेंट ये। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई, नॉट इक्वल टू 0 आई, तब तो अपने पास x की इनवर्स, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी लगा दोगे यूनिक वाले केस में। बट अगर मान लो, जैसे मान लो कि इज इक्वल टू 0 आ गया, उस केस में तुम्हें फिर चेक करना पड़ेगा, ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इक्वल टू आएगा और यहाँ पे भी इक्वल टू वाला पोर्शन आ जाएगा। तो उस केस में क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0। ये तब उस केस में अपने पास ये वाला जो रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और दूसरा वाला जो रिप्रेजेंट करेगा वो नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मतलब तुम्हें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को चेक करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को। अगर मॉड ए इज इक्वल टू 0 आया, तो अगर मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 आया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे सीधे यूनिक चले जाएगा, यूनिक वाली भाई। और अगर ये तब तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, या तो नॉट आएगा या तो इक्वल टू आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। तब उस केस में क्या आ जाएगा? ये यूनिक वाले पार्ट में चले जाएगा, मतलब सॉरी इन्फाइनाइट वाले पार्ट में, और नो वाले पार्ट में ये, ठीक है। तो नॉट वाला याद रखना, नॉट नो में जाता है, नॉट मतलब नो, और ये वाला पार्ट किस में चले जाएगा? यूनिक में। ये यहाँ पे 2 टर्म्स दिख रहे होंगे, ट्रिवियल और इन द नॉन ट्रिवियल पार्ट, है ना। ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल की बात अपन आगे करते हैं अभी डिटरमिनेंट में। ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल, किसे हम कहते हैं ट्रिवियल, किसे हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल, ये होमोजेनस वाले इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। अभी क्रैमर रूल देखेंगे तो उसमें हम बता देंगे क्या आता है ये, ठीक है। अब डिटरमिनेंट वाले पार्ट में ना प्रॉपर्टीज़ का पूरा गेम है यहाँ पे। डिटरमिनेंट एक किसको रिप्रेजेंट करते हैं, या ना डिटरमिनेंट ऐसे ही आ जाता है, ए डी माइनस बी सी के बराबर, है ना।
डिटरमिनेंट मतलब एक वैल्यू दे देता हमें, मैट्रिसेस एक वैल्यू नहीं दे रहा था, मैट्रिसेस तो हम सजा रहे थे, ऐड करते, सब्ट्रैक्ट करते, मल्टीप्लाई कर रहे थे। डिटरमिनेंट हमेशा तुम्हें याद रखना एक वैल्यू देगा, किसकी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू देता है, 3x3 की, 4x4 की, 2x1 की नहीं आती है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे दो टर्म्स हो जाते हैं, एक माइनर हो जाता है, एक को फैक्टर हो जाता है, जैसे वहाँ पे था अपने पास, तो एक माइनर वर्ड आ जाता है, एक को फैक्टर आ जाता है ना। हर एक के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग माइनर आता है, जैसे इसके करस्पॉन्डिंग माइनर देखोगे तो ये आ जाएगा, है ना। जैसे इसको काट दो, ये बच गया, ये माइनर कहलाता है ये। और माइनर और को फैक्टर में जो रिलेशन आ जाता है दैट इज नथिंग बट सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। एम रिप्रेजेंट करेगा माइनर वाले पार्ट को, सी रिप्रेजेंट करेगा को फैक्टर वाले को। और जो डिटरमिनेंट आ जाता है, डिटरमिनेंट अगर तुम्हें निकालना है तो याद रखिएगा, ये हमेशा अगर उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते तो डिटरमिनेंट आ जाता है ये। अच्छा, ये चीज़ सर हमेशा रिप्रेजेंट करेगी। किसी भी रो को ले लो, किसी भी कॉलम को ले लो और उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अगर किसी और को चपका दोगे तो जीरो आ जाता है, ये पता था कि नहीं। A11 इंटू C21, ठीक है, फिर आगे देखो A12 इंटू C22, ठीक है, दूसरा A13 इंटू C23, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो अगर तुमने उसके रो से, जैसे कोई रो पकड़ लिया, जैसे मान लो तुमने इसको रो पकड़ लिया, इसका रो पकड़ लो, देखो क्या क्या आ जाएगा, A11 है, A21 है और A31 है। इसके अगर को फैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा, किसी और के साथ दोस्ती कर दी, खत्म। कहीं भी रैंडम मत पकड़ना, या तो प्रॉपर रो हो या तो प्रॉपर कॉलम हो, ये बात कहना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसमें ना मेन प्रॉपर्टी का पूरा गेम है, गेम प्रॉपर्टी का ही है। तुम अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, गजब का मतलब। और अगर कोई भी रो को या कॉलम को इंटरचेंज करोगे, जैसे मान लो इसको इंटरचेंज किए या रो को चेंज किए, तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट का साइन बस बदल जाएगा। मान लेते हैं इसकी एक्स वैल्यू है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -x आ जाएगी। और अगर दो रोज सेम है या दो कॉलम सेम है, द डिटरमिनेंट हैज़ द 2 रोज, जैसे कि मान लो तुम इसमें और इसमें देखो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात है। कोई भी रो, कोई भी कॉलम, हाँ कोई भी रो, कोई भी कॉलम ही हो। और अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हो इसको के से, तो वो क्या आ जाएगा, उस केस में के बाहर आ जाएगा। मैट्रिसेस में क्या होता है, वो पूरे में से बाहर निकलता है, तीनों में से, मतलब इसमें से भी निकलेगा, इसमें से भी, इसमें से भी। यहाँ पे एक से बंदा निकलेगा, तीनों से निकालना 3 बार निकलेगा ये, ठीक है, ये तरीका होगा, ये P4 हो गया। अब इसको मैट्रिसेस को 2 फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं लिख करके, जैसे कि तुम दे सकते हो ये A1 + x है, B1 + y है, C1 + y, इसको 2 फॉर्म में हमेशा एक्सप्रेस कर सकते हो। बाकायदा जब 2 एडेड हो, ऐसा नहीं यहाँ पे भी एडेड है, ये जब 2 होंगे तब ये अलग अलग हो जाएंगे। इसमें रो में कोई छेड़खानी नहीं, बस फर्स्ट वाले रो में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा एडिशन वाले पार्ट में। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो कि तुम्हें ध्यान रखने चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 1 1 जैसे ये दिख जाता है कभी कभी, 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, रट्टे मान लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x - y y - z z इन माइनस, बहुत बार आता है ये, है ना। फिर वहाँ निकालने बैठोगे, देखो निकाल तो लोगे, बहुत तेज हो तुम, प्रॉपर्टी लगा के, रो कॉलम लगा के, है ना, बट ये सब वहाँ पे चतुराई वो सब काम नहीं आ पाती ना उतनी। अब देखो इसका भी रिलेशन याद रखो क्यूबिक वाले का, x - y y - z z - x x + y + z। अब इसके बाद ये 1 1 1 आ गया, यहाँ पे आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x³ y³ z³। अगर ये वैल्यू आ गई तो ये सर चपका दीजिए, x - y y - z z - x और xy + z हो गया। अब ये देखो साइक्लिक दिख रहा है, साइक्लिक ABC BCA CAB, है ना, साइक्लिक मतलब ये रिलेशन -(a³ + b³ + c³ - 3abc और <0 आ गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, तीनों चीज़ें बहुत ही, चारों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने तुम्हें बता दी है। इसमें भी देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आती है, जैसे वहाँ पे था सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमने तुम्हें बताया था नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नॉन लीनियर सॉल्यूशन, यहाँ पे भी वैसे ही कैसे ही। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, Δ1 Δ2 Δ3 हो जाता है। जैसे मान लो Δ1 Δ2 Δ3 और डेल्टा, 4 कंडीशन आती है ना, क्रैमर रूल जैसे हम कहते हैं। Δ1 Δ2 Δ3 देख लो किससे कहते हैं, ये हो गया देखो, x की वैल्यू Δ1/Δ, y की Δ2/Δ और Δ3/Δ। ये डेल्टा दिख रहा है, ये Δ1 दिख रहा है, Δ2 दिख रहा है, डेल्टा मतलब ये सारे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 दिख रहा। Δ1 मतलब ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा, देखो गायब हो गया। फिर दूसरे वाले में ये वाला गायब हो गया, तीसरे वाले में ये वाला गायब। ओहो ऐसा बहुत बढ़िया, तो आसान है। तो अगर डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो आई, अगर ये नॉन जीरो आई तब तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो फिर ये आ जाएगा नॉन ट्रिवियल आ जाएगा। ऐसा ना तीनों ही जीरो आ जाएंगे, है ना, एक तो हमेशा नॉन जीरो आना चाहिए, नहीं तो फिर नॉन ट्रिवियल वाले पार्ट में चले जाएगा। अब उसके बाद जैसे मान लो डेल्टा सर जीरो आ गया,
इफ़ डेल्टा इज ज़ीरो, डेल्टा ही जीरो आ गया और सारे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी जीरो आ गए, तब हम क्या करेंगे? तब यही कहेंगे भैया आप इन्फानाइट बन जाइए, आप जो है एक इन्फानाइट की तरफ मूव करते जाइए। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आया फिर तो वहाँ अपने पास चलेगा यूनिक वाले केस में। अगर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो आ गया तब तो क्या आ जाएगा अपने पास? इन्फानाइट। और अगर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो आया और कोई एक वैल्यू नॉन जीरो आ गई, एक कोई भी डेल्टा 1 चाहे डेल्टा 2 या 2 आ गए या तीनों आ गए, बट डेल्टा अगर तीनों आ गए तब तो ये भाई साहब इन्फानाइट पकड़ लेगा। एक अगर निपट गया, कोई एक भी निपट गया, सीधे चले जाता नो वाले पार्ट में, ये समझ रहे हो? अब सर हमें ही नहीं समझ में आ रहा, तो फिर तुम निपट चुके हो जीवन तुम्हारा ये, है ना? ये कंसिस्टेंसी वाला पार्ट किसे कहेंगे अपन? या तो इन्फानाइट वाले केस में या तो फिर अपना यूनिक वाले केस में, इनकंसिस्टेंट वाले पार्ट में नहीं जाएगा। अब बारी आती है किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स भाई साहब कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, जीवन वैसे कॉम्प्लेक्स चल रहा है। कॉम्प्लेक्स में प्रॉपर्टीज़ बहुत आ जाती हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पहली बात तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जेड इज इक्वल टू आ जाता है एक्स प्लस आइटा वाई। एक्स को क्या कहते हैं? रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। वाई को क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। आई क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, दैट इज अंडर रूट ऑफ -1। तो एक इमेजिनरी वैल्यू है इसकी, दैट इज अंडर रूट ऑफ -1। तो आई को याद रखना कि अंडर रूट ऑफ -1 है, इतना तक तो आता होगा। एक्स को रियल पार्ट ऑफ जेड किया जाता है, इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, जितना जी बनाता है सब ये। अब देखो वाई की वैल्यू अगर जीरो आ जाती तब उस केस में हम इसको, जैसे ये वैल्यू जीरो हो गई तब क्या कहेंगे अपन? प्योरली रियल। और अगर ये जीरो हो गया तब तो प्योरली इमेजिनरी। बी नॉट इक्वल टू जीरो तब तो इमेजिनरी तो हुई। जीरो प्लस आइटा जीरो इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी बट नॉट ए इमेजिनरी, है ना? कई लोग कंफ्यूज रहते हैं ना क्या करना है। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक कॉन्जुगेट निकालने वाला केस आ जाता है। कॉन्जुगेट जेड बार से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, जेड का बार, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जेड का बार इज नथिंग बट ए माइनस आइटा भी। अच्छा, अब जब तुम इसको ऐड करते हो देखो कैसे आ जाएगा? जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2a आ जाएगा ना। ए तो रियल पार्ट ऑफ जेड बता ही देते, माइनस कर दो, जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 आइटा अपॉन बी। ये देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और जेड इंटू जेड बार निकालोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना, जब भी हम ए प्लस आइटा बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ठीक है। इसको प्लॉटिंग वगैरह भी कर सकते हैं अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, जिसे हम आर्गन प्लेन कहा जाता है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जेड इंटू जेड बार जो आ जाता है वो आ जाता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। मॉड जेड क्या है? मॉड ऑफ जेड इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है ना? डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ओरिजिन से पॉइंट से, तो ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड किसे कहते हैं? ओपी मेक्स विद एन एक्स एक्सिस, तो जो भी एक्स एक्सिस बनाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड जो आ जाता है वो एक थीटा के बराबर आ जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, आर्गुमेंट ऑफ जेड विल बी अ थीटा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या आ जाता है? पाई माइनस थीटा। ये इस केस में अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या आ जाएगा? थीटा माइनस पाई। फोर्थ कोऑर्डिनेट में तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या आ जाएगा? माइनस थीटा। अरे क्या थीटा बीटा बता रहे? जैसे कि मान लो आ गया जेड इज इक्वल टू लिखा हुआ है -1 प्लस आइटा आ गया। अब इसमें तुम्हें ना आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है, तो -1, 1 कहाँ पे आएगा? वो तो इसमें आएगा, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस तुम लिखोगे tan इनवर्स ऑफ 1/1। 1/1 मतलब इसको पॉजिटिव लेने के बाद ये, तो पाई माइनस आ जाएगा π/4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 3π/4। समझ रहे हो? ऐसा नहीं होगा π/4 ही आएगा हर जगह, तो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे। तो ये जरूर साइन देख लेना इसका, रियल पार्ट और इमेजिनरी वाले पार्ट का, ठीक है? तो ये चीज़ें रहेंगी। अब इसमें ना जैसे मान लो तुमने देखा एक इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में तो लिख ही रहे हैं एक्स प्लस आइटा वाई को, इसको कई सारे फॉर्म में और भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाता है आर पोलर फॉर्म में कॉस थीटा प्लस आइटा टाइम्स साइन थीटा, ये है ना? जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा क्या है भाई? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर क्या है? मॉड ऑफ जेड, मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या मॉड ऑफ जेड। थीटा क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। बस इतना आसान है, बताओ। कई बार इसको सिस थीटा भी लिखा जाता है, सिस थीटा, छोटे में शॉर्ट शिश, ठीक है? तो आई थिंक तो कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देते हैं जेड बार और जेड को लेके, जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जेड प्लस जेड बार हमने तुम्हें बताई दिया, जेड माइनस जेड बार बता दिया। बार का बार चढ़ाओगे तो ऐसे आ जाएगा, सिंगल सिंगल भी लगा सकते हो, माइनस में लगाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, अलग अलग सब में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जेड इंटू जेड बार तो बताई दिए। एम्पलीट्यूड मतलब वही आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड 1 इंटू जेड 2, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड 1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड 2 इंटू 2 के पाई, ताकि वो माइनस पाई और पाई के बीच में आ जाए, इसलिए 2 के पाई लिखा हुआ है ना? माइनस पाई और पाई के बीच में आ जाए। एम्पलीट्यूड एक छोटा पड़ जाता है, आर्ग्यूमेंट थोड़ा बड़े लेवल में हो जाता है ये। एंड एम्पलीट्यूड जो लॉग की प्रॉपर्टी लगती है वही एम्पलीट्यूड वाले में लगती है, जैसे लॉग ऑफ ए इंटू बी लिखते हो ना,
तो ये क्या आ जाता है log a प्लस log b, तो वही चीज़ें यहाँ पे भी लग जाती हैं। log ऑफ a बाई बी क्या आ जाता है log a माइनस log b, log ऑफ a की पावर n क्या आ जाता है n टाइम्स ऑफ log a। अच्छा ये चीज़ें ये तो बता देते पहले ही, है ना। तो ये चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है, 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 बाई Z2 एंड एम्पलीट्यूड ऑफ Z की पावर n, तो वो नीचे उतर जाएगा, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कि Z1 स्क्वायर प्लस मतलब Z1 Z2 Z3 जो है ना 3 पॉइंट्स है जो कि आर्गन प्लेन में लाई कर रहे हैं, Z1 Z2 Z3। तो ये जो रिलेशन आ जाता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, दैट इज Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर अपॉन Z1 Z2 Z3। अब इसको रोटेशन वाले रूल से आ जाता है ये, है ना। इसको थीटा लोगे, फिर इसको लिखोगे Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1, फिर इज इक्वल टू एक बार फंसा के मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 इंटू ई टू द पावर आटा थीटा। ये समझ रहे हो, रोटेशन से 2 बार रोटेशन लगाने के बाद। तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है खास करके इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, जो ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पे तुम्हें पता है लोकस वाली प्रॉब्लम बहुत सारी आती है, भर भर की है। जैसे कि देखो पहला वाला दिख रहा है Z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू ए, ऐसे करके दिख रहा है ये, या R। तो यहाँ पे जेड नॉट जो हो जाता है वो सेंटर हो जाता है सर्किल का, इस टाइप का कभी भी दिख रहा है, मतलब सेंटर दिख रहा है। इस साइड वाला क्या दिखेगा, रेडियस के बराबर। अच्छा ये चीज़ है ये, है ना। तो ध्यान रखना, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है Z माइनस 2 प्लस आइटा इज इक्वल टू 5, तो ये इसका सेंटर हो जाता है, ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है। अब अगर Z प्लस ए और Z माइनस बी दिख रहा है तो ये बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 0,1 एंड 1,0, ये देख सकते हो। डज द इक्वेशन दिस, ये वाला पार्ट में चला जाता है। और अगर तुम्हें जैसे मान लो दिख रहा है Z माइनस जेड नॉट Z1 प्लस Z माइनस Z2 इज इक्वल टू K के बराबर, जैसे कि ये वाला पार्ट तुम्हें दिख रहा है, और जो K की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन Z1 माइनस Z2, तब तुम्हारा ये केस क्या चले जाता है, इलिप्स में चले जाता है, अगर K की वैल्यू है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर लेस देन आ गया फिर अपन लोकस के बारे में कुछ नहीं कह सकते है, जैसे कि नेक्स्ट वाला दिख रहा है, जैसे ऐसे आ गया Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 इज इक्वल टू K, और K की वैल्यू इज ग्रेटर देन Z1 माइनस Z2, तब तो हमारा क्या आ जाएगा, लोकस एक इलिप्स के फॉर्मेट में आ जाएगा। अच्छा इलिप्स है ना, इलिप्स आ जाएगा। और अगर माइनस वाला लिखा हुआ है, माइनस वाला इज इक्वल टू K, और K की वैल्यू इस बार जो है लेस देन Z1 माइनस Z2, तब इस केस में क्या आ जाता है, ये एक हाइपर वाला बोला हो जाता है। कौन सा, हाइपर वाला बोला। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, प्लस वाला तो इलिप्स, माइनस वाला तो हाइपर बोला वाला पार्ट, क्योंकि SP प्लस एस डैश भी आता है, वहाँ पे SP माइनस एस डैश भी आता है ना। ये लोकस में नहीं आएगा, ये तो एक सर्किल ही है जो कि इनसाइड लाई कर रहा है। लेस देन लगा दिया ना यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे लेस देन लगा दो तो वो इनसाइड वाले रीजन में आ जाएगा। ये भी तुम्हारा सर्किल में कॉन्सेंट्रिक वाला आ जाएगा। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू π/4 लिखा हुआ है तब एक लाइन आ जाती है ना, ये देख लो, पॉजिटिव रियल एक्सिस पावर लाइन जब भी 0 से लेके π/4 लिखा हुआ है, तो ये इसका ग्राफिकली नोटेशन है, देख सकते हो। ये कुछ लोकसेस है जो कि तुम्हें ध्यान रखने चाहिए, खास करके सर्किल हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, बाइसेक्टर वाले हो गए, है ना। अब इसमें DMT आ गई। व्हाट इज DMT? सर DMT डी मोवर्स थ्योरम, और कौन सा थ्योरम है, cos थीटा प्लस आटा साइन थीटा की पावर n क्या होता है बताओ, दैट इज नथिंग बट अ cos ऑफ n थीटा प्लस आटा टाइम साइन ऑफ n थीटा, बस इतना, हाँ यही आता है बस। और ये क्या जाता है, e टू द पावर आटा थीटा के बराबर ही होता है अगर इसको आयलर के फॉर्म में लिखते हैं तो। थीटा क्या वही, चलो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी में एक चीज़ याद रखना कि 1 प्लस W स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड W क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर। ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। और बाकी तुम फैक्टराइजेशन वगैरह वो तुम्हारे मन पे है कि तुम ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो, है ना। a क्यूब माइनस बी क्यूब का, या a क्यूब प्लस बी क्यूब का, या इसका पार्ट हो गया, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो x की वैल्यू ध्यान रखना सीधे सीधे W और W स्क्वायर, इसमें निकालना नहीं पड़ेगा, वरना बार बार निकालोगे टाइम खराबी होती है ना, है ना। तो ये चीज़ें रहेंगी है। इसी तरीके से nth रूट ऑफ यूनिटी पे आ जाते हैं। अब nth रूट ऑफ यूनिटी में ध्यान रखने वाली बात है कि इसके जो सम ऑफ द रूट्स आ जाते हैं 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 से लेके अल्फ़ा n माइनस 1, ये हमेशा क्या आ जाते हैं, 0 की तरह आ जाते हैं। अच्छा ये समझ लो, ये सारे रूट जो आ जाते हैं, जो अल्फ़ा 1 में आ जाता है अपने पास वो आ गया, अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा 2 क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर आ गया, और अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 इज अल्फ़ा की पावर n माइनस 1। व्हाट इज अल्फ़ा? अल्फ़ा इज नथिंग बट e टू द पावर आटा 2π/n। समझ लो, ये इसका डिफरेंस होता है कॉन्जिक्यूटिव्स के बीच में। तो ये कॉमन रेशियोस एक्चुअली मेंटेन करता है, वही लिखा हुआ है कॉमन रेशियो जाते का e टू द पावर आटा 2π/n। बाकी हमने तुम्हें ये तो बता ही दिया कि प्योरली इमेजिनरी है, तो इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तुम इस तरीके से लिख सकते हो। Z1
क्योंकि इसका जो आ जाएगा आर्ग्यूमेंट जीरो है ना ये, तो आर्ग्यूमेंट जीरो है तो सही है, ऐसे लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z इज इक्वल टू पाई के बराबर, है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कभी पाई आ रहा है मतलब वो प्योरली रियल कहलाता है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z अगर जीरो आ रहा है या पाई आ रहा है तो ये प्योरली रियल में चले जाता है। किसमें? प्योरली रियल मतलब Z इज इक्वल टू Z बार। और अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z अगर सर π/2 या माइनस π/2 आ रहा तब क्या करेंगे अपन? तब प्योरली इमेजनरी, तो Z इज इक्वल टू माइनस Z बार। समझ में आ रही बात? हाँ सर, समझ में बहुत कुछ आ चुका है, सर दर्दी हो चुकी है सर, ये हम पहुंच चुके हैं बाइनोमियल की तरफ। ये तो बाइनोमियल में एक्सप्रेशंस याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहते हैं, खास करके x प्लस वाई की पावर है जनरल टर्म जो कि हम कहते हैं, तो वो क्या आ जाती है NCR x की पावर n माइनस आर एंड y की पावर r, ये है ना समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 to n, ये है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ये किसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। मेनली इसमें ना इंडिपेंडेंट टर्म वगैरह हो गए, जैसे कि x प्लस वाई की पावर n, ये जनरल टर्म्स ही हमारी टर्म नंबर r प्लस 1, तो ये आ जाते हैं NCR x की पावर n माइनस वार और y की पावर r। समेशन तुम देख ही सकते हो, उसको अप्रोच कर दिया अपन। अगर तुम्हें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है मतलब x की वैल्यू क्या करोगे? 0 करोगे, अगर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है। या कभी कभी पूछता है टर्म नंबर x की पावर 2 निकालो या x की पावर 3 निकालो, तो वो जनरल टर्म से ही अपन लिखते हैं हमेशा, जनरल टर्म से, तो वो तो क्वेश्चंस वाले पार्ट आ जाते हैं। अब मिडिल टर्म में क्या आ जाता है, हमारे पास दो टाइप के मिडिल टर्म आते हैं। अगर n की वैल्यू ऑड है तब दो मिडिल टर्म आ जाते हैं, अगर n की वैल्यू इवन है तब तो डायरेक्टली अपने पास मतलब टर्म नंबर आ जाता है n प्लस 1/2 एंड टर्म नंबर n प्लस 3/2। और यही अगर मान लो इवन वाला है तब टर्म नंबर n/2 प्लस 1 टर्म आ जाता है। तो ये दो तरीके से वैरी कर जाता है ये, है ना, मिडिल टर्म ये। अब इसमें एक्सप्रेशन आ जाते हैं जिसमें कि n की वैल्यू एक बार 1 डालनी होती है, 2 डालनी होती है, बाइनोमियल कोफिशिएंट वगैरह। अगर सीधे पूछता है सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट तब तो x की वैल्यू 1 डाल दो सीधे, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 है। अगर तुम्हें अल्टरनेट प्लस माइनस है तब तो -1 डालोगे। कुछ चीज़ें और भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे मान लो समेशन ऑफ NCR तो तुमने देख ही लिया क्या होता है ये, समेशन ऑफ NCR जो आ गया वो 2 की पावर n आ गया, और समेशन ऑफ RNCR उसमें डिफरेंशिएशन करना होता है, तो यह आ जाता है n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो कुछ चीज़ें जैसे ध्यान रखो नहीं, ये जैसे मान लो समेशन ऑफ R² NCR आ गया, तब ये क्या आ जाता है n इंटू n प्लस 1 2 की पावर n माइनस 2, ये है ना, क्योंकि इससे डायरेक्ट यूज़ आ जाता है। तो ये 3 एटलीस्ट ध्यान रखना जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये है ना, है तो बहुत कुछ बट ये चीज़ें। तो ये समेशन वाले पार्ट ध्यान रखना। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया। सीरीज़ तो देखो बहुत सारी टाइप की सीरीज आती है, कभी इंटीग्रेशन लग जाता है, कभी डिफरेंशिएशन लग जाता है, इसी पार्ट से मिल जाता है। मेनली इंडिपेंडेंट टर्म वाले सवाल इसमें बाइनोमियल में कई सारे देखे जाते हैं। अब अगर मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करूँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की इसमें कुछ खास इसमें कोई फॉर्मूले अपने को देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। फिर मैं बता देता हूँ, सबसे पहले एडिशन हो जाता है, फिर तुम्हारे जो हो गए मैथमेटिकल प्रिंसिपल और एडिशन हो गई या मल्टीप्लिकेशन हो गई। एडिशन वाले में तुम्हारे पास की और वाली कंडीशन में, और मल्टीप्लिकेशन वाली मतलब जो एक एंड वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। NCR NPR तो ये पता ही होगा, चलो NCR की प्रॉपर्टी तुम्हें बता देता हूँ कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज n प्लस 1 CR, ये एक प्रॉपर्टी हो जाती है ना। फिर NCR अपॉन NCR माइनस 1, ये प्रॉपर्टीज़ तुम्हें ध्यान होनी चाहिए, दैट इज़ n माइनस R प्लस 1/r के बराबर। फिर NCR इज़ नथिंग बट n/r n माइनस 1 C R माइनस 1। ये कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो वो है ही NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, समझ रहे हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चाहिए, क्या है इंपॉर्टेंट, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ सीरीज़ थी। NPR में क्या हो जाता है, NCR इज नथिंग बट NPR परमुटेशन में हो जाता है, तो NPR इंटू R फैक्टोरियल। ये सिलेक्शन वाले पार्ट में चले जाता है, ये अरेंजमेंट वाले पार्ट में चले जाता है, ठीक है। अब इसमें ना डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मान लो ग्रुपिंग का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, तो ये दो टाइप में ग्रुपिंग में आ जाता है, या तो फिर अलाइक वाले केस होंगे या तो नॉट अलाइक वाले केसेस होंगे। तो अलाइक वाले जैसे नहीं है, मतलब दो ग्रुप्स में जैसे तुमने बांटा 5 लोग हैं, इसको तुमने एक को 2 में बांटा, एक को 3 में बांटा, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो आ जाता है वो इस तरीके से आता है 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये डिवीज़न हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है तब 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरीके से। अगर मान लो तुम सेम कर दोगे, जैसे मान लो 2 कर दिए और 1 कर दिए, फिर ये डिवाइड ऐसे होता है, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 जो लगा हुआ है इसको मल्टीप्लाई भी किया जाता है, फिर ये साथ में क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। ये डिवीज़न वाला पार्ट दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये कहना चाह रहा हूँ। तो अगर ग्रुपिंग में अगर साइज अगर सेम आ जाता है तो फिर उसको मल्टीप्लाई भी किया जाता है, जैसे कि अलाइक वाले में करते हो ना परमुटेशन वगैरह में, वैसे ही है। तो डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन का ये ध्यान रखना। सर्कुलर अरेंजमेंट करते हो तो वो ध्यान रखना कि यार एक कम हो जाता है, 5 लोगों का सर्कुलर में बैठाना है तो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल,
और जिसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम आ जाता है, जैसे कि मान लो माला के केस में माला पहनते हैं ना, तो उसमें सेम आ जाता है, तो n-1 फैक्टोरियल बाई 2 आ जाता है। और अगर अलाइक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जैसे p अलाइक हैं, जैसे मैंगोस हो गए, तो वो p+1 q+1 r+1 इस तरीके से सिलेक्शन हो जाता है। और एक अगर हमें चाहिए तो p+1 q+1, ये डिफरेंट के लिए कि सारे के सारे डिफरेंट है, कितने वेज से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अलाइक है तब p+1 q+1 r+1 और -1। ये इसमें जो आ जाते हैं फैक्टर्स निकालना, जैसे मान लो लिखा हुआ है 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 7 की पावर 9, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो वो क्या आ जाएगा 5+1 4+1 9+1, बस ख़त्म। ये पार्ट हो गया। सबसे पहले इसको तुम क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइज करोगे और जो पावर्स है उसको +1 ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर फैक्टर आ जाएगा। सम निकालना है तो सबको ऐड कर दो, उसकी पावर्स को, इसकी भी पावर्स को और इसकी भी पावर्स को, ये बस। डी अरेंजमेंट किसे कहते हैं, जिसमें कि अपना जो लेटर है अपने लेटर बॉक्स में नहीं जाए, उसे हम कहते हैं डी अरेंजमेंट। मान लो कि रेड लेटर है या रेड बॉक्स में नहीं जाना चाहिए, किसी डिफरेंट बॉक्स में चले जाए, तो उसमें हम कहते हैं डी अरेंजमेंट। तो डी अरेंजमेंट का रिजल्ट कुछ इस तरीके से आता है 1 - 1/1 फैक्टोरियल +1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल प्लस साइन के साथ -1 की पावर n/n फैक्टोरियल। ये हमारा डी अरेंजमेंट वाला पार्ट हो गया, जब वो अपने वाला साइड अपने में नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये एटलीस्ट तुम ध्यान रखना, उसमें जो फॉर्मुलेस थे। प्रोबेबिलिटी में क्लासिकल डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई क्लासिकल डेफिनेशन क्या है, मतलब फेवरेबल अपॉन टोटल, यही पार्ट है। तुम्हें ये पता होना चाहिए व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, व्हाट इज इक्वली लाइकली एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब तुम्हारे टोटल इवेंट जितने भी हुए उसको हम एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। इक्वली लाइकली मतलब जैसे मान लो कोई तुम्हारे पास वो कॉइन है, तो कॉइन में जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है और जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल इक्वली लाइकली है ना। उसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ है, टेल की भी आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। या तुम्हारे पास डाइस भी है तो 1/6 1/6 1/6 है, तो 1 के आने की भी उतनी प्रोबेबिलिटी है, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी। तो इक्वली लाइकली ऐसा तो नहीं ज़्यादा आ सकता है वो तो डाई तुम्हारा अगर मान लो कुछ खराबी है तब फिर अलग केस है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जो है कि मतलब किसी से कोई नाता नहीं है। जैसे मान लो कि ऑड के आने की प्रोबेबिलिटी एंड इवन के आने की प्रोबेबिलिटी ये तुम्हारी पूरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हो जाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ये। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हमारे पास दो तीन इवेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक ही इवेंट की बात करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब तुम्हारा जैसे हो गया कि कॉइन के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे, एक ही कॉइन। यहाँ पे तो कॉइन और डाइस के बारे में भी बात कर सकते हो। ठीक है, और या तो फिर तुम्हारे कार्ड्स लेकर, तो तुम इसमें 2-3 को वैरायटी को पकड़ सकते हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक ही इवेंट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट के केस में दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इंटरसेक्शन वाले मामले में रहता है। और अगर मान लो तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी लिखा है, अगर कंडीशनल है, कंडीशनल मतलब फिर ये पार्ट हो चुका है, बी इज़ ऑलरेडी रन, तो उसमें हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरा सैम्पल स्पेस बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वही 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा ना, तो सैम्पल स्पेस हमारा पूरा फाइनली यूनिवर्सल सेट की तरह हो जाता है ये। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई है। और ये तो तुम्हें बता ही दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई है। क्या हो गई, इंडिपेंडेंट वाला पार्ट हो गया। बाकी तुम्हें ये तो पता होना चाहिए, सेट जो अपने पढ़ते हैं सेट्स वेट्स में, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी ए यूनियन बी इज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये सब पार्ट एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए। सेट थ्योरी वगैरह वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ए यूनियन बी यूनियन सी, या तुम्हारा एटलीस्ट 1 इवेंट अकर करे या 2 इवेंट्स अकर करे या 3 इवेंट्स अकर हो, है ना। इस तरीके से सवाल आते हैं बहुत सारे। जैसे कि ये वाला पार्ट हो गया 2 वाले के लिए, अगर मान लो ये वाला इवेंट अकर करे, ए वाला ही बी वाला ही, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो उस केस में क्या आ जाता है ना हमारा एक, और मान लो लिख लेते हैं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो ये आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ रहे हो, ये और ये चीज़ें हो गई है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना ये। ठीक है, ये तब कहलाते हैं जब एटलीस्ट 1 इवेंट हो, एटलीस्ट। और अगर लिखा है कि नहीं एग्जैक्टली ए अकर हो, यहाँ पे इसे हम कहेंगे एग्जैक्टली ए अकर हो। और अगर एटलीस्ट लिखा है मतलब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की बात कर रहा है, और ना मतलब ए और बी दोनों अकर हो, ए एंड बी, तब ए इंटरसेक्शन भी रहता है। तो जब ये दोनों अकर करें तब ये एटलीस्ट वाले केस में, ये एग्जैक्टली वाले केस में ये, तो ये डिपेंड करता है क्या पूछ रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक
ठीक है। अब इसमें ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे सवाल आते हैं, खास करके देखे होगे इस समय बहुत सारे आ रहे हैं। तो पी उसमें फेवरेबल और टोटल में निकाला जाता है। जैसे मान लो 10 हैं, 10 अपने पास टॉस की है, 10 में से 3 बार हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। 10 बार कॉइन फेंके, जैसे मान लो 50-100 बार फेंक दिए, तब हमारा बाइनोमियल काम करता है। तो 10 में से 3 बार फेवरेबल हुआ, उसमें से हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हाफ। टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी, हाफ। तो हाफ की पावर तुम्हारा हो गया 3, हाफ की पावर 7 हो गया, बस खत्म कर दी, है ना। तो ये जैसे बाइनोमियल लिखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है। P + Q = 1, फेवरेबल P और Q इज सक्सेस ही है, ठीक है। अब इसमें बेस थ्योरम भी आ जाता है, बहुत ही बढ़िया। प्रोबेबिलिटी जब हमारे टोटल जो है इवेंट के साथ हो रही है ना, जैसे मान लो कोई भी कई सारे इवेंट्स है, E1 हो रहा है, E2 हो रहा है, सारे बाउंड्री वाले हैं, सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट है। इवेंट E के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, दैट इज़ नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। फिर सेम तरीके से चलते जाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EN, है ना, इस तरीके से ही, ठीक है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी जो हो जाती है वो तुम्हारी एक रिवर्स ऑफ द बायस थ्योरम हो जाती है। इसमें से कौन सा इवेंट अपन को निकालना है ना, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा चालाकी हो जाती है। दैट इज़ नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E/EI, और ये समेशन में आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/EI, समझ रहे हो, I = 1 to N। तो ये हमारा बेस थ्योरम की तरफ मूव कर जाता है। फिर हमारे इसमें रैंडम वाले पार्ट भी आ जाते हैं, समेशन ऑफ PI/XI, म्यू हो गया, सिग्मा हो गया। सिग्मा को हम वेरिएंस से डिनोट करते हैं, मीन को अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। NCRP की पावर R, ये तो हमने बता दिया। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, समेशन ऑफ PI/XI। जैसे ये लिखते हैं ना, समेशन ऑफ FI/XI अपॉन समेशन ऑफ FI, बिल्कुल उसी तरीके से X बार को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा को रिप्रेजेंट करना है तो फिर ये आ जाता है समेशन ऑफ FI इंटू XI का स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ FI माइनस X बार का स्क्वायर। तो वेरिएंस जो आ जाता है वो सिग्मा का स्क्वायर हो जाता है। सिग्मा मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली पार्ट है, जो हमने प्रोबेबिलिटी के टाइम पे, मतलब तुमने जो है स्टार्ट्स के टाइम पे, तो कुछ स्टार्ट्स का भी पढ़ा जाता है ना। ये अपना NP हो गया। NPQ वाले सवाल, ये काफ़ी सारे सवाल देके जाते हैं। NP मीन को रिप्रेजेंट करता है, मीन को, जैसे अपन म्यू वगैरह भी कई बार होता है। फिर यहाँ पे हो गया सिग्मा को अपन रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे √NPQ। वेरिएंस जो आ जाता है वो सिग्मा ऑफ स्क्वायर आ जाता है, तो ये NPQ। इससे भी कई सारे आते हैं। N मतलब हो गया कि नंबर ऑफ इवेंट्स वगैरह कितने परफॉर्म किए। P मतलब हो गया सक्सेस वाला पार्ट हो गया जो हमने देखा था अभी। Q वाला हो गया नॉट सक्सेस वाला हो गया, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी कई बार मिला के आते हैं, इसको और इसको मिला के, जो अपना इंडिपेंडेंट बाइनोमियल्स वाली है, ठीक है। तो ये BPD मतलब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया तुम्हारा। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री में ना फॉर्मूले ये भर के, खास करके sin 18 की वैल्यूज याद रखना, sin 15 की वैल्यू, sin A + B हो गया, sin 3A के मल्टीपल एंगल्स हो गए, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें ध्यान रखने चाहिए। देखो यहाँ पे आइडेंटिटीज़ हो गई, ये तो 10th लेवल की है, तो ये तो पता ही होगा, ये sin² θ + 1 + cot² θ। अब ये एडिशन वाले हो गए, सब्ट्रैक्शन वाले हो गए, एडिशन वाले, सब्ट्रैक्शन वाले। कि sin A + B में क्या आता है, sin A cos B इंटू cos A sin B है। फिर sin ऑफ A - B में यहाँ पे प्लस लिखा है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, देखो भूल गया, sin A cos B माइनस cos A sin B है। cos A cos B क्या जाता है, cos A cos B माइनस sin A sin B। माइनस वाले केस में क्या जाता है, cos A cos B प्लस sin A sin B। यहाँ पे प्लस आ जाता है माइनस केस में, यहाँ पे प्लस से माइनस बन जाता है। sin A + B sin A cos B प्लस cos A sin B, sin A - B sin A cos B माइनस cos A sin B, cos A + B cos A cos B माइनस sin B है। इस तरीके से ध्यान रखना है। sin 15 की वैल्यू जरूर याद रखना, कुछ भी हो ना हो, है ना, इसको तो जरूर याद रखना है। √3 - 1/2 √2 ऐसा भी तुम ध्यान रख सकते हो, या तो √6 + √2 ये जैसे भी ध्यान रखना, बट याद रखना sin 15 की वैल्यू इज √3 + 1/2 √2 ये sin 15। sin 15 आ गया तो cos 75 आ गया, और ये आ गया तो ये भी आ गया, है ना, कि cos 15 आ गया। tan 15 की वैल्यू जरूर याद रखना, दैट इज 2 - √3, tan 75 इज 2 + √3। ये याद रखना कि tan 15 + cot 15 की जो वैल्यू आती है, जो कि हमेशा क्या आएगी, 4 के बराबर आएगी, क्योंकि 2 - √3 एंड 2 + √3 की वैल्यू जो आ जाती है वो 4 के बराबर आ जाती है। π/12 लिखा हो तो कन्फ्यूज मत हो जाना, कई बार रेडियन में लिख के डिग्री लिख देता है। ये एटलीस्ट याद रखना। देखो sin A + B के चलो फॉर्मूले याद हो जाते हैं, कभी बार इसके हम भूल जाते हैं, और इससे कई बार सवाल उठ रहे हैं इस समय। sin² A - sin² B या तो cos² B - cos² A, और अगर cos A + B cos A - B आता है तो cos² A - sin² B। ये फॉर्मूले तो हमने बता ही दिए।
अब इन्हीं फॉर्मूलों को ऐड कर करके बनाया गया है। जैसे इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, टू साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी। जब माइनस करेंगे तो ये सी एन डी भी यहीं से बनती है। फिर ए प्लस बी को सी बोल दिया जाता है, ए माइनस बी को तुम्हारा डी बोल दिया जाता है ना। तो वो हमारे सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले हो जाते हैं। साइन सी प्लस साइन डी आ जाता है, साइन सी प्लस साइन डी, ये लो आ गया, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू एंड कॉस सी माइनस सी बाई टू। जब कॉस सी माइनस कॉस सी आ जाता है ना, तो दो साइंस आ जाते हैं ये, तो या तो निगेटिव लगा लो या तो निगेटिव अंदर डाल दो, क्योंकि यहाँ पे देखो सी माइनस डी लिखा है, यहाँ पे डी माइनस सी लिखा है, तो ये एक बड़ा अंतर हो जाता है, समझ लो। साइन सी प्लस साइन डी इज इजी, साइन टू साइन सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस सी डी इज टू कॉस सी प्लस डी बाई टू एंड साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी तो हमने तुम्हें बता ही दिया। tan ए प्लस बी वाले फॉर्मूले भी याद रखो, tan ए प्लस tan बी अपॉन वन माइनस tan tan बी, tan ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस ही है, ठीक है। ये एटलीस्ट तुम्हें ध्यान रखना है ये। फिर ये मल्टीपल एंगल वाले हो गए, देखो साइन टू ए का फॉर्मूला टू साइन ए कॉस ए, साइन टू ए का फॉर्मूला टू tan ए अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर ए, कॉस टू ए का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस टू ए का फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, कॉस टू ए का फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर ए, कॉस टू ए का फॉर्मूला वन माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर ए। समझ रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जो भी अपन देख रहे हैं फॉर्मूले, काफ़ी अच्छा तुम्हारा रीकैप हो रहा होगा ये। इसमें कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है, देखो फिर से ये tan पाई बाई 8 की वैल्यू जो कि रूट टू माइनस वन होती है, उसकी बड़ी सी चले जाती है, उसको नहीं याद रखना, एटलीस्ट ये तो याद रखो tan पाई बाई 8 एंड कॉट पाई बाई 8 कि रूट टू माइनस वन एंड रूट टू प्लस वन। साइन 3 का फॉर्मूला दिख रहा है, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए, कॉस 3 का फॉर्मूला फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए, tan 3 का फॉर्मूला थ्री tan ए माइनस tan क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री tan स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूले याद रखने, साइन 3 के, कॉस 3 के एंड tan 3 के। साइन 18 हमने बताई दिया, रूट 5 माइनस वन बाई फोर, कॉस 36 रूट 5 प्लस वन बाई फोर, ये ध्यान रखना बिल्कुल अच्छा। साइन 18 इज माइनस आता है रूट 5 माइनस वन बाई फोर, कॉस 36 इज रूट 5 प्लस वन बाई फोर। अगर कोई पूछता है कॉस 18 क्या आएगा, तो वो भी याद कर सकते हो, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 5 बाई 4 के बराबर। अगर यहाँ पे तुमसे पूछता है कि साइन 36 क्या आएगा, तो वहाँ पे वो माइनस बन जाएगा, बस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 रूट 5 बाई 4 है ना। फिर आइडेंटिटीज़ भी आ जाती है हमारे पास, जैसे समेशन ऑफ tan a इज इक्वल टू प्रोडक्ट tan a इस टाइप की। अगर tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये भी एक आइडेंटिटी लिखी हुई है। समेशन ऑफ साइन 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट साइन a, ये भी एक आइडेंटिटी है कि कॉस a प्लस बी प्लस कॉस बी प्लस सी, तो ये आ जाएगा माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉस a बाई टू, कॉस बी बाई टू एंड साइन सी बाई टू। अगर यहाँ पे माइनस लिखा है, अगर यहाँ पे माइनस नहीं लिखा होता, प्लस लिखा होता, तो वो सारे साइन में आ जाते हैं। माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू एंड साइन सी बाई टू। अच्छा, ये तो हमने बता ही दिया, समेशन tan इज इक्वल टू प्रोडक्ट tan a। इसमें ना साइन के जो है एक दो फॉर्मूलेस होते हैं, जैसे कि मल्टी 60 डिग्री वाले भी होते हैं, जैसे मान लो साइन थीटा, आजकल इससे सवाल काफ़ी सारे आ रहे हैं, साइन 60 माइनस थीटा, फिर आ गया साइन 60 प्लस थीटा, ऐसे कई सारे फॉर्मूलेस देखे जा रहे हैं। तो यह आ जाता है 1/4 साइन 3 थीटा। सेम तरीके से तुम देखो कि टैन कॉस वाला भी आ जाता है, कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा। ये क्या आ जाता है 1/4 कॉस 3 थीटा। और अगर तुम्हें टैन वाला निकालना है तो डिवाइड कर दोगे दोनों को, तो टैन थीटा, टैन 60 माइनस थीटा एंड टैन 60 प्लस थीटा इज टैन 3 थीटा, दोनों को डिवाइड कर दोगे। अगर तुम्हें कोसाइन की सीरीज चाहिए, साइन की सीरीज चाहिए, वो भी ध्यान रखो। देखो साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा से लिखा हुआ है साइन ऑफ 2n माइनस 1 थीटा, है ना, या n थीटा तुम ले लो, तो फर्स्ट और लास्ट डिवाइडेड बाई 2, ऐसे करके फर्स्ट और लास्ट डिवाइडेड बाई 2 ऐसे। उसके बाद साइन ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस कितना दिख रहा है इन दोनों का डिफरेंस, थीटा डिवाइडेड बाई 2, है ना, सॉरी n भी लगाओगे यहाँ पे, n नंबर ऑफ टर्म्स है, नीचे साइन ऑफ थीटा बाई 2, दैट्स इट। दोनों में यहाँ पे साइन साइन, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट डिवाइडेड बाई 2 n टाइम्स ऑफ थीटा बाई 2, यहाँ पे कितना आ गया साइन ऑफ थीटा बाई 2। अगर कोसाइन होगा तो ये दो टर्म सेम होंगे, बस ये जो ऐड वाला किया ना मैंने इसको, यहाँ पे सिर्फ कॉस में आ जाएगा, बस वो कॉस ऑफ n प्लस 1/2 थीटा, बाकी ये टर्म सेम और ये टर्म सेम है, ठीक है। इसी में अगर तुम्हें प्रोडक्ट वाली सीरीज चाहिए तो ये प्रोडक्ट वाली भी सीरीज आती है, ये तो प्लस वाली हो गई, प्रोडक्ट वाली भी आती है, साइन थीटा साइन 2 थीटा, ये वाली सीरीज, साइन ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, दैट इज़ नथिंग बट 1/2 की पावर n, साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा और साइन थीटा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हो जाता है। ये प्लस वाला हमने बता ही दिया,
मल्टीप्लाई वाला बता दिया, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा, साइन 18 की वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, साइन 15 की वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्टली आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन एक छोटा सा पार्ट हो जाता है, ये इक्वेशन है ना, तो इसमें कुछ खास होता नहीं है, इसमें कुछ खास करके 6 पार्ट अगर तुम देखो तो यही पार्ट है ये इक्वेशन है ना। आइडेंटिटी में तो सारी वैल्यू सेटिस्फाई करती है, इक्वेशन में थोड़ा सा कम सा पार्ट आ जाता है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा में क्या जाता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस साइन के साथ माइनस 1/n अल्फा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा में थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा में थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा में मैंने तुम्हें बता दिया, दैट इज नथिंग बट थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये सारों के लिए सेम हो जाता है। वेल अल्फा इज द प्रिंसिपल एंगल, ठीक है। और अल्फा की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी तुम्हें क्या बनेगी, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ आ गया तो तुम n पाई से ही स्टार्ट करोगे ऐसे करके, n पाई प्लस माइनस 1 इज टू इंटू पाई बाई 6, दैट्स इट, है ना। तो ये ध्यान रखना कि इसको उसी में रखेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा अपने पास, ठीक है। बाकी ये ध्यान रखना यहाँ पे स्क्वायरिंग वगैरह मत कर देना, कि स्क्वायरिंग कर देना, खुद से डिवाइड मत कर देना, जो वैल्यूज़ है उसी को करना है। जैसे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी लिखा हुआ, तो पहले सी की वैल्यू चेक करना, क्या ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो फिर नो सोल्यूशन आ जाएगा। ये ध्यान रखना कि ए की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू सी की वैल्यू जो है लेस देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आनी चाहिए, तभी अपन पास वैल्यू आएगी, वरना नहीं आएगी, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, तुम सोल्यूशन निकालना बैठ गए तो फिर वो टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा, टाइम वेस्ट, क्योंकि तुमने चेक ही नहीं किया, सोल्यूशन निकालने स्टार्ट कर दिया। तो कहीं पे भी स्टार्ट मत कर देना, खास करके स्क्वायरिंग अवॉइड। जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो तुम तो स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर नहीं करना है, इसको इस तरीके से बनाओगे, रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, समझ रहे हो। दिया जाएगा साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/2, तब इसका सोल्यूशन लिखोगे। स्क्वायरिंग करने से ना रूट्स हमारे जो हैं उड़ जाते हैं या एक्स्ट्रा रूट्स आ जाते हैं हमारे पास, तो ये चीज़ है, तो स्क्वायरिंग अवॉइड तुम्हें करना है, ठीक है। तो आई थिंक वी हैव डन विद द पार्ट, जितना भी पार्ट था अपने ट्रिगोनोमेट्री के कवर किए, क्वाड्रेटिक का पार्ट कवर किया, प्रोबेबिलिटी हो गई, पीएनसी हो गई, मैट्रिसेस हो गई, जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस सीरीज। मेक श्योर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी अपन ने पार्ट किया था वो भी एक बार देख लेना, जो तुम्हारे हेल्पफुल हो सकता है ये, है ना। और रही बात कैलकुलस में, तो उसमें कुछ फास्ट फॉर्मुलेस होते नहीं है ना, जो भी पार्ट था इंपॉर्टेंट वी हैड गिवन यू। और बाकी 30 जून का अगर तुम्हें पेपर देखना है तो वो भी अपन ने कर दिया, बाकी निंजा ट्रिक्स वगैरह तुम इस टाइम पे देख सकते हो प्रॉपरली। और वैसे भी इसके मैंने फॉर्मूले रिवाइज जो है इसके जो है शीट नोट्स हैं ऑलरेडी तुम्हें जो है पहले ही प्रोवाइड कर दिए थे ये, है ना। तो एक बार तुम अपने एंड से भी तुम देख लेना, जो कि तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इस नोट्स को भी एक बार ध्यान से देख लेना, एक बेटर वे में जेई इस बार देना, ताकि यार इस बार जेई मेंस में एक बहुत बेहतरीन तुम्हारा एक अच्छा तुम्हारा परसेंटाइल देखने को मिलेगी। क्या टारगेट लेके चल रहे हो, मेक श्योर वो जरूर कमेंट करना कि सर हम जो टारगेट इस बार सर 99 से कम नहीं लेके आएंगे, इस बार दम लगा देंगे। कल हमारा एग्जाम है, कुछ तरीके से अपन को 99 तो लेके जाना है फोड़ के, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे फिर सून अपन, और धमाकेदार और पेपर आते हैं तो फिर देखते हैं अपन क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए बेस्ट ये, है ना। बाकी और भी चीज़ें हैं जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, खास करके जेई प्रिपरेशन के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब मार के रखें, और कैसा रहा सेशन और इसकी PDF वगैरह हो गई एक बार वो जरूर तुम्हें दे देंगे। क्या टारगेट लेके चल रहे हो वो जरूर कमेंट किए। टिल डेट ऑल द बेस्ट टू द एवरी वन।